नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर शेखर कुमार केशरी। वर्तमान में ये पारस HMRI अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने आपके बारे में जाना, आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट हैं और जैसा कि आपके प्रोफाइल से हमने ये भी पता किया कि आपने 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या होती है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इसमें। यस गरिमा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ख़ासकर ऐसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछा जो मेरा खुद का डिपार्टमेंट है इधर। और आज 2013 से जी पारस कैंसर सेंटर में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहा है। और जब से यह फंक्शन हुआ तब से हमेशा मरीजों की संख्या में वृद्धि होती आ रही है। और हमारे यहाँ जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें जो फैसिलिटी अवेलेबल है वह फैसिलिटी मैं क्या कहूँ, ये 4th जनरेशन लीन एक्सीलरेटर है और जिससे वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जब मैं 2013-14 की बात करूं, उस समय पटना के लिए यह खासकर एक ड्रीम जैसा था इस ढंग का रेडिएशन मशीन पारस कैंसर सेंटर में उपलब्ध होना, क्योंकि बिहार में यह पहली मर्तबा ऐसा हो पाया था कि लीन एक्सीलरेटर जो 4th जनरेशन का होता है, जिससे रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, वह उपलब्ध था। खासकर मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करूँ, कैंसर सेंटर बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग कैंसर सेंटर बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ भी अगर हमको कैंसर सेंटर, कम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर की बात आती है, अगर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वहाँ उपलब्ध नहीं है तो वह कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहलाया जा सकता है। क्योंकि आज के डेट में कैंसर मरीजों के लिए, बहुत सारे कैंसर के लिए रेडिएशन एक तरह का वरदान साबित हुआ है। और रेडिएशन के ट्रीटमेंट से आज के डेट में हम बहुत सारे मरीजों का इलाज कर पाते हैं। इसको हम सर्जरी के साथ कंबाइन करते हैं, इसे हम कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं। और बहुत सारी बीमारियां कैंसर की ऐसी होती है जिसमें सिर्फ रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है और वो रेडिएशन से ही ठीक हो जाता है। तो ऐसे डिपार्टमेंट जहां रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए है और जहां पे इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और मैं ये बोलूँ कि अगर कोई भी पेशेंट को किसी भी हिस्से में, चाहे वह किसी शरीर के किसी भी अंग में हो, वह डीप सीटेड ट्यूमर ही क्यों ना हो, और यह मिलीमीटर साइज का भी ट्यूमर क्यों ना हो, सेंटीमीटर साइज का ट्यूमर क्यों ना हो, अगर वो घातक है, कैंसरस है, इन्वेजिव है, डेंजरस है, उसे रेडिएशन से इलाज किया जा सकता है। यानी कि अगर लेमैन्स लैंग्वेज में कहें कि रेडिएशन कैंसर पेशेंट्स के लिए वरदान है, वो है तो पॉसिबल है कि कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। करेक्ट, आपने सही बोला गरिमा। कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं बच्चेदानी के मुख का कैंसर। बच्चेदानी के मुख के कैंसर का अगर हम सारे स्टेजेस की बात करें, हर स्टेजेस में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास मरीज स्टेज 1 से लेके स्टेज 4A तक अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको भी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं इतना बताऊं कि स्टेज 1 और 2 के मरीज तो रेडिएशन से कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं, उन्हें दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहां तक स्टेज 3 और स्टेज 4 की, वहां भी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि वो स्टेज 3 और स्टेज 4 है तो हम यह कह सकते हैं कि उनका थोड़ा सा चांसेस, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का चांस होता है, जो लंबे समय तक जीने का चांस होता है, वो थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन इस ढंग की बीमारी के लिए रेडिएशन एक तरह के लिए वरदान साबित हुआ है। हम अब बात करें स्वर ग्रंथि का कैंसर। स्वर ग्रंथि का कैंसर के लिए अगर एकमात्र उपाय अगर हमसे पूछा जाए क्या है, तो वह है रेडिएशन। यानी थ्रोट कैंसर, जो जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, वॉइस जहाँ से आवाज़ निकलती है, सिंगर गाते हैं, तो वह ग्रंथि का अगर कैंसर है। और हमें, चूंकि देखिए आदमी के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है, अगर उसकी आवाज़ बचा के कोई इलाज हो जाए, हम उनके लैरिंग्स को भी निकाल सकते हैं, वोकल कॉर्ड को भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर ज़िंदगी भर के लिए उसकी आवाज़ गायब हो जाएगी। उसे फिर बोलने का कोई मतलब, वो बोल ही नहीं पाएगा। अगर हम उसके स्वर ग्रंथि को संरक्षित करते हुए, बचाते हुए अगर कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो वह है रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा भी वह लगभग 100% क्योर किया जा सकता है।
लेकिन वह स्टेज 1 और 2 में हमारे पास आ जाए तो 100% क्योर हो सकता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में भी रेडिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसका रोल एक लंबे समय के सर्वाइवल के लिए थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो इस ढंग से बहुत सारे कैंसर हैं जहाँ पे रेडिएशन एकमात्र ऐसा विधि हो सकता है, लेकिन बहुत सारे कैंसर जो एडवांस स्टेज के कैंसर होते हैं जिसमें हम रेडिएशन के साथ, सर्जरी के साथ मिलाते हैं, कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं और तब इसका रोल और भी अच्छा हो जाता है। जी सर, जैसा कि हम सब बिहार में रहते हैं, हमें पता है जब भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है या फिर इलाज की ज़रूरत होती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि बड़े शहरों में चले जाएं, दिल्ली मूव कर जाएं, बॉम्बे चले जाएं, खास करके कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर। लेकिन जब से पारस जैसे अस्पताल बिहार में खुले हैं तो लोगों को थोड़ी बहुत आसानी तो हो ही गई है इलाज के मामले में। आप लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं और जब बात खास करके कैंसर की हो ही रही है तो आप प्लीज़ ये विस्तार में बता सकते हैं कि यहाँ पर पारस अस्पताल में कैंसर के इलाज को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या आप लोग करते हैं? जहाँ तक हम बिहार की बात करें, अगर बिहार में हमसे पूछा जाए कि कैंसर के 1 या 2 एपेक्स सेंटर का नाम बताएं तो उसमें पारस हॉस्पिटल का नाम ज़रूर लेना चाहिए। ये पारस कैंसर सेंटर में आज के डेट में अगर हम तीनों विधि से जो हम बताए, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी तरह के इलाज होते हैं पारस में एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब जहाँ तक हम बात करें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की, हमारे पास स्पेशलाइज्ड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। हमारे पास जो थोरेक्स कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट हैं। तो लगभग सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी एक बहुत ही डेवलप्ड डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। जहाँ तक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करें, जहाँ मैंने पहले बताया कि हमारे पास 4th जनरेशन रिलैक्सेटर है, हाई डोज रेट ब्रैकीथेरेपी मशीन है, एक प्लान्ड वे में हम लोगों के पास ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम है जिससे हम पेशेंट को एक अच्छी तहत के साथ, एक अच्छी योजना के साथ हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं, जिससे पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है और ट्यूमर जो कैंसरस सेल होते हैं उसको बहुत ही मैक्सिमम डोज देकर उसको किल किया जा सकता है। वैसे ही कीमोथेरेपी की बात करें जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, चाहे वो टारगेटेड थेरेपी हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, चाहे हार्मोनल थेरेपी हो, चाहे डिफरेंट काइंड ऑफ कीमोथेरेपी हो, उसके मेथड्स हैं, सारे उपलब्ध हैं। तो अगर हम आज के डेट में अगर हम बोले कि कोई कैंसर का एपेक्स सेंटर है बिहार में उपलब्ध, तो वह एक पारस कैंसर सेंटर ज़रूर उसमें लिस्टेड है। यहाँ पे कैंसर के क्षेत्र में होने वाली सारी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसके लिए सारे विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। हमारे पास ट्यूमर बोर्ड, एक डेडिकेटेड ट्यूमर बोर्ड है जो किसी भी कैंसर पेशेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उसको ट्यूमर बोर्ड के माध्यम से हम लोग सारे लोग डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे ट्यूमर बोर्ड में पैथोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होते हैं जो स्पेशली कैंसर के रिपोर्ट के लिए विशेषज्ञ हैं। वो पैथोलॉजिस्ट ऐसे नहीं है कि जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट करते हैं, खून की जांच का और ये सब सारे, उनका एकमात्र नॉलेज होता है जो कैंसर के सेल्स की रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो इन लोगों का ट्यूमर बोर्ड में जब हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं तो सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सारे लोग बैठकर उस पर विवेचना करते हैं, डिस्कस करते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन भी आता है। तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड ट्यूमर बोर्ड भी है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो फैसिलिटी के साथ साथ एक सिस्टम के तहत सारे कैंसर मरीजों का इलाज पारस कैंसर सेंटर में किया जाता है। अगर यहाँ की यूएसपी की बात कर लें तो क्या यही यहाँ की यूएसपी है कि आप लोग फैसिलिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं पेशेंट्स का? यस, देखिए, जब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करते हो जी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हो तो एक सुविधा अगर हम एक पेशेंट्स को नहीं पहुंचा पाए, जो सुविधा के लिए वास्तव में वो नीडेड है, वास्तव में उनकी आवश्यकता है, तो फिर यह हॉस्पिटल का खुलना बेकार है। आज अगर कोई भी बीमार पड़ता है नज़दीक में तो क्यों बोला जाता है चले जाओ पारस हॉस्पिटल। लेकिन जहाँ तक मैं ये भी कहूँगा, अगर किसी को भी ये लगता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे गरीब मरीजों का इलाज नहीं हो सकता है, कैंसर के मरीजों का इलाज नहीं हो सकता है, उसके खर्च बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। गरीब मरीजों का इलाज भी हम लोग करते हैं। अगर आप बोलेंगे हमारे ओपीडी में अगर हम 100 मरीज़ देख रहे हैं
तो 100 मरीज में 25 से 30 मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास गरीबी रेखा के नीचे वाले मरीज होते हैं। उन्हें हम स्पेशली, हमारा हॉस्पिटल जो है मुख्यमंत्री सहायता कोष से टाई अप है और भी विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे टाई अप है। तो उनसे एक सुविधा मुहैया कराई जाती है, उनसे एक फंड मुहैया कराई जाती है जिससे उनका इलाज भी होता है। और ख़ासकर ऐसे मरीजों के लिए हम लोग डिस्काउंटेड रेट भी रखें। इवन इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड जांच होते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं। जहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी का बात है, इसमें हमें एक बहुत अप्रोच के साथ, प्लान के साथ, योजना के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दूसरी बीमारियों को अगर दूर हटा दिया जाए, कैंसर में हम लोग कदापि एक बात ज़रूर कहते हैं, अगर जैसे आपकी ट्रेन छूट गई, मान लो आपकी कोई ट्रेन जो आप राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने वाले हो, चाहे पूर्वांचल पकड़ने वाले हो, और वो ट्रेन छूट गई, तो उस दिन की वो पूर्वांचल ट्रेन आपको मिलने वाली नहीं है। आप अगले दिन ही पकड़ पाओगे और उसके नेक्स्ट डे ही पकड़ पाओगे। उसी ढंग से कैंसर में है, एक बार अगर आपका इलाज सही समय पे, सही जगह पे शुरू हो गया, तो आप एक अच्छी आपकी जर्नी रहेगी, अच्छी आपकी हेल्थ सिस्टम रहेगी। नहीं तो वो आप मिस कर सकते हो। तो कैंसर के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कैंसर का इलाज एक अच्छे जगह पे हो, एपेक्स सेंटर में हो, स्पेशलाइज्ड हाथों में हो, और ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ डेडिकेटेड ट्यूमर बोर्ड है, हर तरह के डिपार्टमेंट फैसिलिटीज उपलब्ध है, गरीब मरीजों के लिए एक खास सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे हो सकता है उसी ढंग से उनका अच्छा इलाज होना चाहिए। रेडिएशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स को लेकर, तो वो कौन सा समय होता है या फिर कौन सा स्टेज होता है जब लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत पड़ जाती है और लगता है कि अब अगर ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो शायद बचना मुश्किल है? यस गरिमा, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे। जहाँ तक रेडिएशन थेरेपी की बात होती है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात होती है, तो आप अगर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का इंडिकेशन के बारे में पूछो तो इस विधि का स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक यूज होता है। किसी भी पेशेंट को सीवियर पेन हो, आज की कैंसर क्या होता है कि कभी कभी किसी पेशेंट को स्टेज 4 में पहुंच गया, बोन में पेशेंट बोन पेन में है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो गया है, पैराप्लेजिया हो गया है, उस ढंग के पेशेंट को इमरजेंसी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स इमरजेंसी में 2 बजे रात में लैंड अप होते हैं और उन्हें ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है, कहीं भी ट्यूमर से ब्लीड हो रहा है, चाहे वो हेमोचूरिया हो रहा हो, यूरिन में ब्लड आ रहा हो या कहीं भी, तो उनका एक अगर रीजन ट्यूमर है जिससे वो ब्लीड कर रहा है तो इमरजेंसी रेडिएशन थेरेपी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट्स का आपने सुना होगा कैंसर ब्रेन में फैल जाता है, वैसे पेशेंट्स को ब्रेन में इमीडिएट अर्जेंट रेडियोथेरेपी देना पड़ता है ताकि वह फिर ब्रेन के सिम्टम से और आगे नहीं बढ़ के पैराप्लेजिया ना हो जाए और या चलने फिरने में अक्षम ना हो जाए, अनकॉन्शियस ना हो जाए। तो वैसे चीज़ को रोकने के लिए इमरजेंसी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ये तो जो पहला मैंने बताया, ये तो हो गया कि जो इमरजेंसी रेडियोथेरेपी है, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी है, जहाँ पे पेशेंट्स को हम पेन आराम कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स को आराम कर रहे हैं, ब्लीडिंग को रोक रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेज 1 जैसे सर्वाइकल कैंसर, स्टेज 1 जो स्वर ग्रंथि का कैंसर, स्टेज 1 और स्टेज 2 कोई भी कैंसर में रेडियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है। मुंह और गले का कैंसर का बात कर लें, मुंह और गले का कैंसर, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत ओल्ड एज के मरीज हमारे पास पहुंचते हैं, 75 साल के 80 साल के मरीज पहुंचे, जिन्हें सर्जरी, अब सर्जन बोल दिया इनकी सर्जरी नहीं हो सकती, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, चूँकि उनकी कोमोर्बिडिटी होती है, उन्हें शुगर की बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर की, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उनकी सर्जरी नहीं हो सकती। तो रेडियोथेरेपी उस डिजीज़ को क्योर कर सकता है। तो रेडियोथेरेपी का एक अहम रोल है उसमें। तो खासकर वैसे पेशेंट्स मैं बताऊं, रेडिएशन थेरेपी की अगर बात करूं अपने अनुभव की, तो 95 साल के उम्र के व्यक्ति का भी मैंने इलाज किया है रेडियोथेरेपी में। तो वो रेडियोथेरेपी पुराने ज़माने की जो रेडियोथेरेपी थी, जो आज से 30-40 साल पहले, जो रेडियोथेरेपी में बहुत सारे टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट होते थे पेशेंट्स को, पेशेंट्स शायद टॉलरेट नहीं कर पाते थे, बहुत सारे पेशेंट्स को बीच में ही ट्रीटमेंट रोक देना पड़ता था। और आज के डेट में हम लोगों के पास एडवांस टेक्निक उपलब्ध है, आधुनिक तरीके से रेडिएशन मशीन से रेडिएशन डिलीवर किया जाता है। तो 95 साल, मैं ये बता रहा हूँ, 95-90 साल के मरीज आराम से रेडिएशन ट्रीटमेंट फिनिश करा करके घर जा सकते हैं। अभी एक मरीज़ की बात करूँ मैं, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर था, तो इतना डरे हुए कि कैसे होगा मेरा इलाज, हमारे पेशेंट तो इतने वीक हैं सर, 95 ईयर से कैसे होगा इलाज। तो शायद आज का युग ये नहीं कहता कि आप
अगर रेडिएशन थेरेपी आपके लिए आपको वो बीमारी ठीक कर सकता है तो आप चाहे उम्र इसके लिए कोई बंधन नहीं है, आप वो इलाज करा करके ठीक हो सकते हैं। आपने लाखों लोगों का इलाज किया है और कहा जाता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती है, मन को भी तोड़ देती है। लोग इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो जब आप रेडियोथेरेपी दे रहे होते हैं तो कितना मुश्किल होता है पेशेंट से डील करना? क्या उन्हें इमोशनली भी आप लोगों को संभालना होता है या फिर बस एज अ डॉक्टर ट्रीट करके उनको चले जाते हैं? गरिमा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये। एक्चुअली कैंसर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो पेशेंट के साथ तो बीमारी होती है, साथ साथ रिलेटिव्स भी टूटे हुए से होते हैं। उन्हें यह पता होता है, उन्हें जस्ट एक लगता है कि कैंसर इज अ डेथ सेंटेंस। कैंसर हो गया मतलब ये मौत का जो है पैगाम है, अब हमें क्या करना है नहीं करना है, वो पूरे असमंजस में हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, खासकर एक कैंसर डॉक्टर के होने के नाते एक कैंसर डॉक्टर को तो एक इमोशनल टच होना चाहिए। आप अगर कैंसर मरीजों के साथ, कैंसर मरीजों के रिलेटिव के साथ एक अच्छा व्यवहार के साथ पेश आते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी समझ को थोड़ा और समझते हुए उनको डिजीज़ के बारे में बताते हैं और क्या आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हैं और उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ साबित होता है। तो जहाँ तक रेडियोथेरेपी की बात है, जो हमने बताया एक लंबा ट्रीटमेंट है, ये लगभग 6.5-7 हफ्ता इलाज करना पड़ता है। हमारे पास नेपाल के मरीज आते हैं, हमारे पास मरीज आते हैं दूर दराज। इवन एक पेशेंट मेरे पास यूपी मिर्ज़ापुर से आए हुए थे, इवन जबकि लखनऊ पास में, लेकिन उनको किसी ने रेफरेंस दिया हमारा तो वो मिर्ज़ापुर से चले आए। नेपाल के हमारे रक्सौल के बहुत सारे पेशेंट हैं जो उनको रहना पड़ता है यहाँ पे 6-6.5 हफ्ता, फिर भी वो इलाज कराते हैं। तो ये एक लंबा ट्रीटमेंट है, लेकिन आज के डेट में जब हम एडवांस टेक्निक से इलाज करते हैं तो उनको ट्रीटमेंट रोकना नहीं पड़ता है। उनके साथ हमें वीकली चेकअप भी करना पड़ता है ताकि उस कैंसर, उनको अगर कुछ बातचीत करने से उनको यह पता चले कि हाँ क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो उसको अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो ये कैंसर पेशेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। उनकी काउंसलिंग भी आप काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कैंसर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आप देखोगे हमारे पास आज हमारा एक्सपीरियंस कि इस हॉस्पिटल में लगभग 10 साल का है। इससे पहले 10-12 साल और मैंने काम किया है कैंसर के क्षेत्र में, लगभग 22 साल का मेरा अनुभव है। मैंने सीएमसी वेलोर से इसका क्वालिफिकेशन लिया, बाद में महावीर कैंसर संस्थान में भी काम किया, अपोलो में भी काम किया, वहाँ से काम करने के बाद फिर मैं इधर आया। तो कहने का मतलब इन सारे अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं उस मरीजों का वो पल भी देखा हूँ जब ये मशीन एडवांसमेंट नहीं आया था और ट्रीटमेंट हम लोग कोबाल्ट थेरेपी से करते थे। उस समय इतने सारे साइड इफ़ेक्ट होते थे कि पेशेंट्स को हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, तो उसे एक बढ़िया से काउंसलिंग करते हुए उस समय भी उसे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाता था ताकि वो मरीज़ भी हमारे ठीक रहे। आज हमारे पास 2013 से भी जो पारस में इलाज किया वो आज भी हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि वो मरीज़ हमारे पास हमारे ही हॉस्पिटल में इलाज करके फिर से आज 10वां साल भी चेकअप के लिए आ रहे हैं। तो इसमें कैंसर में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छे कंसल्टेशन की ज़रूरत है, एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एक अच्छी फैसिलिटी की ज़रूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैंसर में मैं बताना चाहूँगा, अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आज मीडिया के माध्यम से, गरिमा जी के माध्यम से, और आप ये जान सकते हैं कि कैंसर का क्या अर्लीस्ट सिम्टम्स है, क्या अर्ली साइन है। आप उसको चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं और एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन करके आप ज़रूर अर्ली डायग्नोसिस करवा सकते हैं और एक अच्छी ट्रीटमेंट के आप हकदार हैं, आप ज़रूर ठीक हो सकते हो। सर, अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब कोई बहुत बड़ी बीमारी या फिर की बात आती है, एक्सीडेंट ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब हम कैंसर में इमरजेंसी की बात करते हैं तो पारस अस्पताल में कोई बहुत बीमार होकर, आपने जैसा कि कंडीशंस बताया कि कब रेडियोथेरेपी देनी होती है, ब्लीडिंग, पेन, अगर वैसे सिचुएशन में कोई इमरजेंसी में आता है तो हाउ डू यू ट्रीट देम? आप अस्पताल में कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं? हाँ गरिमा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं मैनेजमेंट को थैंक्स भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इस मैटर पे कि खासकर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है हमारा पारस हॉस्पिटल का, बहुत ही डेवलप्ड है और इसका एक अप्रोच जो है पेशेंट्स के प्रति, कितना अच्छा अप्रोच इन लोगों ने लेकर आया है कि
पहला 60 मिनट जो मरीज के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। यह सोच नहीं पाता कि हम कहाँ जाएं, किधर जाएंगे, क्या खर्चा होगा, मेरे पॉकेट में कुछ पैसा नहीं है, उपलब्ध कराना होगा, कल कोई आएगा तब पैसा देगा। वैसी स्थिति में आपको यह पारस हॉस्पिटल यह सुविधा मुहैया कराती है कि वह 60 मिनट आपके लिए एकदम फ्री उन मरीजों को इलाज किया जाएगा, फ्री कंसल्टेशन दिया जाएगा, उनका प्राइमरी उपचार कर दिया जाएगा उन 60 मिनट में। और 1 आवर आप बहुत ही क्रूशियल है। मैं कैंसर मरीजों को यह संदेश देना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस फ़ायदे का लाभ उठाएं। और पहला चीज़ तो आप सोचें नहीं, उसके बाद आपको अगर लगे कि हाँ हमें क्या ज़रूरत है, डॉक्टर्स ने क्या बताया नहीं बताया, उसको आप नेक्स्ट डे भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपका वो 60 मिनट बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जान भी बच सकती है। यह आपको समझना बहुत ईजी होगा। और पारस मैनेजमेंट को इस बात का अगेन मैं थैंक्स देना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ख़ासकर जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मैं वर्ल्ड के किसी कोने के हॉस्पिटल्स की बात करूं, वो इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए ही हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। और वह चार्ज जो फर्स्ट मिनट से चालू हो जाता है दूसरे हॉस्पिटल्स में, वह यहाँ नहीं है। और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका इमरजेंसी का। और इमरजेंसी हम लोगों का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप तो अभी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आने लगे हैं, जो इमरजेंसी में स्पेशलाइज्ड कोर्स शुरू हो चुका है। तो इमरजेंसी भी हम लोगों का एक डेडिकेटेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशनल हब बन चुका है। अब यहाँ से जो कैंडिडेट है पास करके दूसरे हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं, तो यह सोच सकते हैं। और इस ढंग की फैसिलिटी हम पेशेंट के लिए मुहैया करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उस पर इतना प्रकाश डाला और हमें तमाम जानकारियाँ दी। थैंक यू गरिमा, थैंक यू। तो आपने डॉक्टर शेखर कुमार केशरी को सुना। इन्होंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में विस्तार से बताया और ये भी जानकारी दी कि किस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको कुछ भी महसूस हो तो आप सबसे पहले उसको डायग्नोस्ट कराएं और ये जानें कि आपको क्या परेशानी है और क्या नहीं, और तुरंत ही उसका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।